Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis. So, let's first start with July 27, 2023. The first editorial is Uniting the House. The PM must use Parliament as a forum to reassure the people of Manipur. तो यहाँ पर जो भी टर्मोइल चल रहा है पार्लियामेंट में रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ द इशू ऑफ वायलेंस हैपेंड इन मणिपुर वो है। और जो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइप की सिचुएशन में जो है वो पार्टीज को अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा-सा अलग रख दे साइडलाइन कर देना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर जो है, इस तरह की थ्रेट्स को जो है, वो रिज़ॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना? तो ऑथर ने यही कहा है कि द डिमांड ऑफ फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बाय पीएम इज़ लेजिटिमेट बट द अपोजिशन मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट सर्व्स नो पर्पस इफ द आउटकम इज़ नो डिसीजन। तो अगर इस पर कोई डिसीजन नहीं निकलता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि फॉर मोरल एंड स्ट्रेटेजिक रीजन्स द टर्मोइल इन मणिपुर इज़ अ थ्रेट टू द कंट्रीज सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल हार्मनी। इट इज़ अ थ्रेट दैट कॉल्स फॉर नेशनल यूनिटी। और इस टाइप की सिचुएशन में नेशनल यूनिटी की ज़रूरत होती है कि सारे नेशन को एक साथ साथ में आ जाना चाहिए। एंड इट इज अ सैड मोमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी दैट इट्स पॉलिटिक्स रिमेन्स पार्टीशन इवन इन द फेस ऑफ सच ह्यूमन सफरिंग, एथनिक वायलेंस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। वही बात है कि ऑथर ने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा साइडलाइन करके सबको एक साथ आना चाहिए। नेक्स्ट इज रेजिलिएंट बट जस्ट lopsided growth that bypasses poor nations risk affecting global economy। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिलीज की है और कौन करता है इसको, आईएमएफ ने जो रिलीज की है उसके रिगार्डिंग बात किया है। और इसने क्या किया, इट पॉजिट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी शोइंग साइंस ऑफ having weathered its most recent challenge including the bank collapse in US and Switzerland and likely for it to expand by 3% in 2023। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो लगभग 3% से एक्सपेंड करने वाली है एज पर आईएमएफ ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम आप याद रखते हैं, पियरे ओलिवियर गौडिनचास, ठीक है ना? और यहाँ पर जो उतर है उन्होंने कहा है कि थोड़ा-सा हालाँकि मॉडरेट ज़रूर हुए हैं रिस्क, लेकिन बैलेंस जो अभी भी है वो डाउन साइड है, मतलब अभी भी पूरी तरह से मॉडरेशन नहीं हुआ है, ठीक है? तो उसमें रिस्क क्या-क्या है उनको थोड़ा-सा डिस्कस किया उतर ने। सबसे पहले तो जो 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैव स्लोड डाउन एप्रिशिएबली एंड फेस इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी अमिड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक हेडविंड्स। दोनों ही अभी भी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। इसमें दूसरा का जो यूरो एरिया है, उसमें भी जो है यूक्रेन वॉर के बाद जो गैस प्राइसेज़ या और जो कॉस्ट्स हैं, वो जो इंक्रीज़ हुए थे, उसकी वज़ह से अभी भी वो पूरी तरह से जो है, उसमें भी ग्रोथ मोमेंटम एक्सेलरेट नहीं हो पाया है, ठीक है ना? और यूरोज़ोन का जो बिज़नेस आउटपुट है, वो फेल हुआ है एट द फास्टेस्ट रेट फॉर 8 मंथ्स, ठीक है ना? पिछले 8 महीनों से सबसे तेज़ी से जो है वो गिरा है। रशियाज़ टर्मिनेशन ऑफ ब्लैक सी ग्रेन, ये रिसेंट नहीं है कि रशिया ने टर्मिनेट कर दी थी जो ब्लैक सी में ग्रेन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रांज़ैक्शंस होती है, उनको उसमें बैन लगा दिया। तो इससे क्या होगा, प्राइसेज़ जो है वो दोबारा से जो है राइज़ कर जाएँगे, लगभग 15% का इसमें एस्टिमेट है कि उतने तक बढ़ जाएँगे। और इससे अफ़ेक्ट कौन होगा, जो लो इनकम इकोनॉमीज़ है अफ्रीका में, वो इससे अफ़ेक्टेड होंगी, ठीक है ना? जो डेब्ट वल्नरेबिलिटीज़ है कंट्रीज की, वो बढ़ने के चांसेस है। और इससे क्या होगा, तो एंड दे स्ट्रेस द अर्जेंट नीड फॉर ए कंसर्टेड ग्लोबल डेट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव टू हेल्प हाईली इंडेटेड कंट्रीज फ्रॉम स्लाइडिंग इनटू डेब्ट डिस्ट्रेस। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन डिमांड कर रही है कि एक कंसर्टेड ग्लोबल जो है डेब्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव तैयार किया जाए, ताकि जो हाईली इंडेटेड कंट्रीज है उनको डेट डिस्ट्रेस में स्लाइड होने से रोका जा सके, ठीक है? लीड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं आज के। शेडिंग मोर लाइट ऑन द डेट डायलेमा। यहाँ पे भी जो इंडिया के एस्केलेटिंग फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट हैं, जो कि ओवर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड जो काफ़ी हाई रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने बात की है। तो ऑथर ने यहाँ पे पैंडेमिक से पहले की सिचुएशन और बाकी को थोड़ा-सा बताया है। और पैंडेमिक के टाइम क्या हुआ था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो लगभग 13.3% तक इंक्रीज़ हो गया था और पब्लिक डेट था वो भी 89.6% तक बढ़ गया था। लेकिन जैसे-जैसे इकोनॉमी पैंडेमिक के बाद रिकवर हुए तो डेफिसिट जो रेशियोज़ हैं वो कम कहाँ तक रिसीड हुए, 8.9% तक रिसीड हुए। और जो पब्लिक डेट है वो भी 85.7% तक कम हुआ है। तो हालाँकि पब्लिक डेट में काफ़ी अच्छा सुधार नहीं है, लेकिन मतलब डिक्लाइन हुआ है। द कॉस्ट ऑफ कैरिंग हाई डेफिसिट एंड डेट टू द इकोनॉमी आर हैवी। क्या-क्या कॉस्ट हैं? उसमें पहली चीज़ ऑथर ने बताई कि जो अगर हम एवरेज इंटरेस्ट पेमेंट देखें जो हम कर रहे हैं, वो लगभग जीडीपी का 5% कंस्टीट्यूट करती हैं और जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनका 25% कवर करती हैं। और अगर इसे देखें तो जो हम एजुकेशन और हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट जो इकट्ठा खर्च करे, एक्सपेंडिचर करे, उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब मिला के भी इतना नहीं एक्सपेंड करे जितना कि एक्सपेंडिचर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स में कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स पे हम ज़्यादा पेमेंट करें तो बाकी के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं
जो और बाकी के एक्सपेंडिचर्स है जिन पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कहीं न कहीं उनको प्रायोरिटी नहीं मिल पाएगी और इंटरेस्ट पेमेंट में हम उलझ के रह जाएँगे, ठीक है ना? सेकंड बोला है कि जो अगर डेट के लेवल्स हाई रहेंगे, तो जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है उसको कैलिब्रेट नहीं कर पाएँगे और जो गवर्नमेंट की एबिलिटी होती है शॉक के लिए रजिस्टर करने की, वो भी कहीं न कहीं अफेक्ट हो जाएगी, कंस्ट्रेन कर जाएगी, ठीक है ना? थर्ड जो है, डेट मार्केट इन इंडिया इज लार्जली कैप्टिव विद मेनली कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज पार्टिसिपेटिंग टू मीट एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना? तो एसएलआर रिक्वायरमेंट्स और उन सब की जो हम जानते हैं कि बैंक्स को जो है कमर्शियल बैंक्स को जो है एक पोर्शन जो है सीआरआर में रखना पड़ता है और एक पोर्शन एसएलआर में रखना पड़ता है और उसके बाद भी उनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करनी पड़ती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वाले सेक्टर्स हैं, उनके लिए इतना रिसोर्सेज या इतना कैपिटल रह ही नहीं जाता, इतने फंड्स अवेलेबल ही नहीं हो पाते कि उनको लोन दिया जा सके, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है ना? फिर ऑथर ने ये भी कहा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो जो सॉवरेन रेटिंग्स करती हैं उनको लो रखती हैं, जब भी अगर डेफिसिट्स हाई होंगे या डेट हाई होगा तो उस टाइम पे उनको सॉवरेन रेटिंग्स को थोड़ा सा गिरा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है वो और ज्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, ठीक है? फाइनली बताया कि अगर प्रेजेंट से बोरोइंग देखें तो जो प्रेजेंट की हम बोरोइंग कर रहे हैं यानी कि डेब्ट पे डेब्ट लिए जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट बोरोइंग आर टैक्सिंग टुमारो, यानी कि जो बर्डन आने वाला है इन प्रेजेंट बोरोइंग का वो किस पे आने वाला है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन पे ही आएगा, ठीक है ना? दैट बटन पे ऑथर ने यहाँ पे 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को भी बताया है कि ना कि 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, तो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो हम बात कर रहे थे कि हमें जो डेट टू जीडीपी रेशियो रखना है 58.2%, जो कि रिकमेंड किया था 14 का 2019-20 के लिए, वो अनफीजिबल है मीडियम टर्म में। तो और फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि यूनियन गवर्नमेंट को अपना जो डेफिसिट है रिलेटिव टू इट्स जीडीपी उसको नीचे लाने की जरूरत है 43.6% इन 2015-16 टू 36.3% तक लाने की जरूरत है, और स्टेट्स को जो मेंटेन करने के लिए बोलता डेफिसिट वो कहा था 22%। तो ये दोनों चीजें आप याद रखते थे, सेंटर के लिए यूनियन के लिए 36.3% और उसके लिए बोला था 22% स्टेट्स के लिए, ठीक है ना? कोविड के बाद की बात करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो रिकवर हुई थी एंड ग्रो एट 18.5% 2021-22 आफ्टर द पेंडेमिक, और जो डेट रेशियो है वो भी डिक्लाइन हुआ था मार्जिनली, लेकिन और वो कहाँ पे हो गया था, वो दैट रीच टू 85.7%, ठीक है ना? कुछ अच्छे साइंस भी बताए हैं ऑथर ने, जैसे कि जीएसटी जो है वो स्टेबलाइज हुआ है, ग्रोथ पोटेंशियल उसमें देखने को मिला है, और टेक्नोलॉजी की मदद से जो है जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, कंप्लायंस रेट जो है वो ज़्यादा थोड़ी अच्छी हुई है, और क्रॉस मैचिंग करने से जीएसटी रिटर्न के साथ जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले, इनकम टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, और मीडियम टर्म में ऑथर ये भी कह रहा है कि एग्रीगेट जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो इंक्रीज हो सकता है बाय अबाउट 1.5% टू 2 परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है? लेकिन ऑथर ने ये भी कहा है कि देयर इज अ नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ द स्टेट है ना, रिगार्डिंग पॉलिसी। तो एक दूसरे से मार्केट के साथ कम्पीट करने की वजह से उसको उसके साथ मतलब कैलिब्रेट करने की जरूरत है, तो सेंटर लेवल पे क्या क्या वो हो सकते हैं या क्या क्या इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग ऑथर ने कहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत हो रही है बट जो प्रोग्रेस है वो काफी स्लो है। दूसरी बात, जो पीएसयूज है, लॉस मेकिंग पीएसयूज है, यहाँ पे ऑथर ने साइट भी किया है बीएसएनएल को कि उनको जो है गवर्नमेंट अभी भी कंटिन्यू किए जा रही है, ये नहीं कि उनमें उनको प्राइवेट सेक्टर उस फील्ड को प्राइवेट सेक्टर्स के लिए छोड़ दे, ताकि एटलीस्ट यहाँ पे लॉस मेकिंग पीएसयूज है उनको बंद किया जा सके, ठीक है ना? और इसी तरीके से ऑथर ने ये भी बोला कि एम्प्लॉयमेंट मेलाज के नाम पे जैसे जिनको वैकेंट पोस्ट फिल्ड करने के लिए लाया उनका भी कोई ज्यादा ऐसा कुछ इफेक्ट दिखा नहीं है, और वो भी रिडंडेंट ही एक तरह से प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है? एट द स्टेट लेवल इट इज इंपॉर्टेंट टू गार्ड अगेंस्ट, स्टेट लेवल पे उन्होंने कहा है कि जैसे जो ये हो रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस जा रहे हैं एंड इंडल्ज इन लार्ज स्केल गिव अवेज फॉर इलेक्टोरल रीजंस, इसको कहीं ना कहीं ये इशू है और इसको स्टॉप करना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑथर ने कहा कि यस इट इज लेजिटिमेट एक्टिविटी, और बेस्ट उसको जो बताया वो यही कहा है कि जो डीबीटी हम करते हैं, कैश ट्रांसफर करते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है, ना कि सब्सिडाइज करके जो कमोडिटी और सर्विसेज को सब्सिडाइज करते हैं उसको अवॉइड करके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसकी तरफ जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन उसके थ्रू करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, सब्सिडीज क्या कर देती हैं, जो रिलेटिव प्राइस है कमोडिटी और सर्विस का उनका प्राइस को ऑल्टर कर देती है, और इससे क्या होता है, अनइंटेंडेड रिसोर्स डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो नीड, ऑथर ने क्या बताया कि द important need is to impose hard budget constraints by enforcing fiscal responsibility and budget management rules in allowing states to borrow, ठीक है ना? तो जो फिजिकल एफआरबीएम है उसको अच्छी तरह से एनफोर्स करने की जरूरत है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यूनियन गवर्नमेंट को जो है रूल जो बनाए गए हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए और एनफोर्स करना चाहिए रूल्स को, कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उनको इफेक्टिवली एनफोर्स करें, ठीक है? नेक्स्ट इज एससीओ इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट टुगेदर, तो यहाँ पे जो हमारे
ऑथर है, ही इज द शी इज द चार्ज द अफेयर्स ऑफ द एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया। तो इन्होंने मेनली आर्टिकल लिखा तो चाइनीज पर्सपेक्टिव से ही है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो चीजें हैं वो हम देख सकते हैं एक बार को, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा बायस ये आर्टिकल मेरे को लगा है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें कि जो 23rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स की थी, उसको हेड किसने किया था इस बार एससीओ की, वो किया था इंडिया ने, और ये हुई थी 4 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। तो इसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है इशू की गई थी, और स्टेटमेंट्स काउंटिंग रेडिकलाइजेशन एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है रिलीज किया गया था। मेमोरेंडम एससीओ ईरान में जो है, ईरान को फुल मेंबरशिप दे दी गई है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है। और बेलारूस को ज्वाइन कराने के लिए, एससीओ को ज्वाइन कराने के लिए मेमोरेंडम जो है वो साइन किया गया है कि वो क्या क्या ऑब्लिगेशन उसको पूरे करने हैं। और साथ ही साथ एससीओ अडॉप्टेड द एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी फॉर पीरियड अंटिल 2030, तो ये भी जो है अडॉप्ट की गई है, ठीक है ना। एससीओ की फीचर्स के बारे में उन्होंने बताया कि हैज बीन कमिटेड टू बिकमिंग अ कम्युनिटी विद द शेयर्ड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, फर्मली सपोर्टिंग ईच अदर इन अपहोल्डिंग देयर कोर्स एंड इंटरेस्ट एंड सिनर्जाइजिंग देयर नेशनल डेवलपमेंट स्टडी एंड रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। आगे फीचर्स को बताया कि इट कैरी फॉरवर्ड द स्पिरिट ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडशिप एंड बिल्ड पार्टनरशिप फीचरिंग डायलॉग इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ अलायंस। तो बेसिकली जो एससीओ के फीचर्स है वो बताया कि डायलॉग को फेवर करता है ना कि कन्फ्रंटेशन को, और कोऑपरेशन को फेवर करता है ना कि अलायंस को, ठीक है। और एससीओ हैज बीन अ गार्जियन ऑफ द गार्जियन एंड कंट्रीब्यूटर टू रीजनल पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी को करता है। तो अच्छे अच्छे फीचर्स की जो एससीओ की है वो ऑथर ने यहाँ पे साइट किए हैं, ठीक है ना। क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में वो भी ऑथर ने थोड़ा सा बताया कि द एससीओ मेंबर स्टेट शुड स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, डीपन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, सपोर्ट ईच अदर डेवलपमेंट एंड रिजुविनेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एनहांस सॉलिडेरिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर कॉमन सिक्योरिटी की बात की है कि एक दूसरे के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे जब बात साउथ चाइना सी के इशू की आती है, तो या फिर जो यूएन क्लॉज के उनको फॉलो करने की, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की बात करें, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। ब्लॉक कन्फ्रंटेशन इन अवर रीजन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है ना। और फिर बोला है कि एससीओ मेंबर स्टेट नीड टू अपग्रेड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, क्रैक डाउन इन डिसाइसिव मैनर ऑन टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। तो इन इशू पे जो है डिसाइसिव मैनर में एक्शन होना चाहिए, और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स पे भी, ठीक है। नीड टू परस्यू कोऑपरेशन डिजिटल, बायोलॉजिकल, आउटर स्पेस सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट पॉलिटिकल सेटलमेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रीजनल हॉटस्पॉट इश्यूज। तो जब भी इंटरनेशनल और रीजनल हॉटस्पॉट इश्यूज अगर आते हैं, तो उन पे पॉलिटिकल सेटलमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए जो है एफर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज SCO to generate stronger momentum for collaboration in trade, investment, technology, climate actions, infrastructure, people to people engagement। इन पे जो है stronger momentum के साथ काम करने की जरूरत है। And lastly, there need to be collective effort to scale up local currency settlement between SCO members, expand cooperation on sovereign digital currency, and promote the establishment of an SCO development member। हालांकि जो लोकल करेंसी में सेटलमेंट्स की ट्रांजेक्शन है उसके लिए इंडिया भी अब एफर्ट्स करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि चाइना तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी ही लोकल करेंसी के साथ स्वैप करता है, और उसने अपनी करेंसी को जो है वो एक तरह से इंटरनेशनल अरीना में जो है ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए उसने एस्टेब्लिश कर दिया है, उसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है, ठीक है ना। उसको और प्रमोट करने के रिगार्डिंग बात किया है। बाकी चाइना का कमिटमेंट के रिगार्डिंग चाइना की अच्छी अच्छी बातें ऑथर ने यहाँ पर साइट करी हैं, जो हमारे हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, मेजरिंग वेलबींग इन इंडिया, इंडिया has economic growth accelerating 6.1% इन मार्च। तो जो अभी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी मार्च क्वार्टर में, उसकी रिगार्डिंग ये बहुत किया है। लेकिन इसमें कुछ काउंटर क्लेम्स भी है। काउंटर क्लेम्स ये कह रहे हैं कि अटेंशन आपको जो है, जो प्राइवेट कंजम्पशन में डिक्लाइन देखने को मिला, हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला, पॉवर्टी में राइज देखने को मिला, और इनकम एंड वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है, और इनकम एंड वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है उनकी तरफ भी अटेंशन करने की जरूरत है। वहीं पे फिर उसने ये भी कहा है कि इस डिबेट में मिस क्या हो गया, मिस ये हुआ है कि जो हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि इनकम इज ए नैरो मेजर ऑफ वेलबींग। इनमें वो नाम भी बताया, मर्त्य सेन ने 1991 में, और एंगस डेटन ने 2008 में इंडिपेंडेंट स्टडी में, दोनों ही ये बताया था कि वी मस्ट लुक बियॉन्ड द इनकम टू मेजर वेलबींग। अगर हमें एक्चुअल वेलबींग देखनी है तो हमें कहीं ना कहीं इनकम से आगे जाके देखना पड़ेगा। तो दोनों ही ऑथर्स ने यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने बात की लाइफ सेटिस्फेक्शन और इनकम की। तो इट इज प्लॉजिबल दैट देयर इज अ थ्रेशोल्ड इनकम इफेक्ट बियॉन्ड व्हिच इंक्रीजेज इन इनकम डू नॉट मैटर। तो ऑथर ने कहा कि जो इनकम में इंक्रीज है वो सिर्फ एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक ही मैटर करता है, उसके बाद इनकम में राइज जो है वो कहीं भी मैटर नहीं करता है, अगर आप लाइफ के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। हालांकि अभी इस पे एम्पिरिकल वैलिडेशन आना है, और ये भी मानता है, ठीक है ना। तो क्या क्या लाइफ सेटिस्फेक्शन है, उनके क्या क्या कोरिलेशन है इनकम के एस्पेक्ट्स के साथ, बाकी जो है उनमें उसने बताया कि देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड एज। दूसरा, देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड वुमेन, क्योंकि कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस हमको देखने को मिलती ही है। तीसरा जो है,
वो है कंसिस्टेंट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन लाइफ सेटिस्फेक्शन माइनॉरिटीज। यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको भी एक तरह से आप इंक्लूड करके चलिए, क्योंकि उनके रेस्पेक्ट में भी जो है लाइफ सेटिस्फेक्शन का जो है कंसिस्टेंट नेगेटिव कोरिलेशन ही देखने को मिल रहा है। लाइफ सेटिस्फेक्शन हैज ए पॉजिटिव कोरिलेशन विद पर कैपिटा इनकम। तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ऐसा है जिसके साथ एक पॉजिटिव कोरिलेशन है लाइफ सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिविजुअल्स की बढ़ती है उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन उसी हिसाब से बढ़ता भी है। तो लाइफ सेटिस्फेक्शन इज अनरिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ इनकम, और ग्रोथ ऑफ इनकम के साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ऐसा ऑथर ने बताया है। ठीक है ना। लाइफ सेटिस्फेक्शन नेगेटिवली कोरिलेटेड विद दिस मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ओवर 2019-21 विद अ लाइट स्लाइट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोरिलेशन इन 2021। तो जो इनइक्वालिटी है इनकम में बेसिकली, उसके साथ उन्होंने बताया कि नेगेटिव कोरिलेशन है, और कुछ टाइम के लिए इसमें एक थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी होता है कोरिलेशन एब्सोल्यूट टर्म्स में ओनली, और वो 2021 में हुआ था। ठीक है ना। ट्रस्ट की बात करें तो उन्होंने ट्रस्ट में क्या है, सम टोटल में अगर देखें तो एनी साइज ऑफ रिवर्सल ऑफ पॉलिसी आर वीक इफ नॉट मिसिंग ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट है उसको रिगार्डिंग होता ने ये कहा है कि जब भी आप पॉलिसी का रिवर्सल करते हैं तो वो हमेशा आपको उसका इफेक्ट वीक देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन इम्पैक्ट एशियन अफ्रीकन नेशंस मोस्ट। तो यहाँ पे ऑथर ये बताना चाहता है कि जो यूएस और एनआरआई ने जो हल्ला मचा रखी कि वो ज्यादा इफेक्ट होगा, तो उससे ये नहीं होगा, क्योंकि डाटा जो ऑथर ने प्रेजेंट किया उससे ये कहा है कि हम ज्यादातर एक्सपोर्ट तो एशियन और अफ्रीकन नेशंस को करते हैं, ना कि यूएस को। यूएस तो उस लिस्ट में है ही नहीं दूर दूर तक भी। तो ऑथर ने यही बताया कि जो ज्यादा इफेक्ट होने वाले कंट्रीज है वो एशियन और अफ्रीकन नेशंस है, जो इस इम्पैक्ट बैन से इम्पैक्ट होंगे। ठीक है। द चेंजिंग कंटूर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो एनसीआर का रीजन है उसके डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, और उसके जो आसपास का पेरिफेरल रीजन है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होता है यहाँ पे बात की कि वो किस तरीके से चेंजिंग उसमें देखने को मिली है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेस्ड ऑन assessment framework looking at Delhi can facilitate better planning, more participation from marginalized groups as well as a direct investment decisions. और this can be emulated in mega city regions in India elsewhere in global south। यहाँ पे ऑथर ने थोड़ी सी चैलेंजेस जो दिल्ली एनसीआर रीजन में उनको इंक्लूड जरूर किया है। उसमें क्या क्या है, इंक्रीजिंग लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी है, पुअर एयर क्वालिटी, ये तो हमेशा से ही रहा है, लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन है, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन बैरियर्स है। जो दिल्ली एनसीआर रीजन में जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में ना तो कोऑर्डिनेशन है और ना कोऑपरेशन है। इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, क्योंकि काफी इंस्टीट्यूशन जो वो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस है उनके बीच, और जो गवर्नमेंट्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये इशू साइड किए हैं। सो दिस इज इट फॉर 27th ऑफ जुलाई। बढ़ते हैं 26 जुलाई की तरफ। जो इंपॉर्टेंट एक दो आर्टिकल थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम हैपनिंग, रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मस्ट बी इन प्लेस फॉर ह्यूमन चैलेंज। यहाँ पे आईसीएमआर ने जो है एक कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है टू फॉर कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी, और इनको बोलते हैं हम ह्यूमन चैलेंज स्टडीज भी इनको बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, हेल्दी वॉलंटियर्स आर इंटेंशनली एक्सपोज टू ए डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन हाईली कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट हैज बीन कैरियड आउट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और इसका एग्जांपल उन्होंने दिया 1900 में जो येलो फीवर की स्टडी की गई थी, उसमें ये एस्टेब्लिश करने में इसको हेल्प मिली थी कि जो मॉस्किटोज हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वायरस को। ठीक है ना। इसके फीचर्स की बात करें अब, जो CHIS है या ह्यूमन चैलेंज स्टडी, वो ये है कि एक तो ये लेस विरुलेंट स्ट्रेंथ जो माइक्रोब के वो यूज की जाती है स्टडी में। ठीक है ना। और वो भी लेस डेडली डिजीजेस के केस में यूज हो जाती है, और वो भी तब जब उनका प्रूवन ड्रग्स और ट्रीटमेंट उनके लिए अवेलेबल होता है। तो ऐसे नहीं कि फर्स्ट स्टेज पे ही आप ये वॉलंटियर जो स्टडी का प्रोग्राम है वो यूज कर देते हैं, नहीं। ठीक है ना। दूसरी बात, मोर ऑफन अंडरटेकन स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैसेट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज के जो एस्पेक्ट्स हैं इन्फेक्शन के और डिजीज के, उनको समझने के लिए एक स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स से स्टार्ट की जाती है। तीसरी, when used as a part of vaccine development, these studies are initiated only when safety and immune responses or candidate vaccines are known through early phase of clinical testing। तो जो अर्ली फेज क्लिनिकल टेस्टिंग में जो भी रिजल्ट या स्टडीज हैं और इम्यून रेस्पॉन्स है, उनको जो है उनकी सबसे, ठीक है ना, तब ये यूज किया जब वो अवेलेबल हो जाता है, तब जो है वैक्सीन डेवलपमेंट में इस स्टडी का यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। कुछ क्या चैलेंजेज या इशू जो वो ये है कि एथिकल चैलेंज जो होने वाले हैं उनमें हायर मैग्नीट्यूड के होंगे। दूसरा, देयर इज वास्ट स्कोप ऑफ मिसयूज, और थर्ड इज रिपरकशन सीवियर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे, इंडिया को क्या चीज करनी है कि अगर ये इंडिया में किया जाता है तो इंडिया शुड यूज CHI ओनली टू स्टडी डिजीजेज विद सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जिनका सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल है उनके लिए ही यूज करें। और दूसरी चीज कि आपको लिमिटेड मेडिकल इंटरवेंशन should wait till Indian scientists gain expertise and robust institutional structure mechanism are in place। तो अगर आपको कोई भी नोवल माइक्रोब या नोवल डिजीज के लिए इसको यूज करना है, तो आपको जब तक आपके पास एक्सपर्टीज या रोबस्ट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर नहीं आ जाते तब तक आपको लिमिटेड मेडिकल इंटरवेंशन इसमें करने चाहिए। ठीक है। डेंजरस ओवरऑल, इजराइल विल बी वीकर मोर अथॉरिटेन आफ्टर अंडरमाइनिंग द जुडिशरी। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो रिसेंट अभी लेजिस्लेशन पास किया गया है इजराइल की पार्लियामेंट जिसको नेसेट बोलते हैं उसमें, और उसने क्या किया है,
that had taken away the Supreme Court's ability to review the government's unreasonable decision is to bring a balance between government and judiciary. तो जो जिन्होंने पास किया वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इट विल ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, लेकिन जो इससे होने वाला क्या है, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जुडिशरी जो है विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, और जो इट कोज टू जो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है इजराइल पॉलिटी में वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होगा, और जो उसकी जो एक तरह से एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है और जो मतलब सब्जुगेशन की पॉलिसी है पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होंगी। तो इसमें दो व्यूज हैं, एक जो जिन पार्टी ने रूलिंग कोलिशन है उन्होंने जो किया है वो तो ये कह रही है कि भाई इट विल एक्सपीडाइट द इजराइल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, एंड इट विल कर्टेल द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वहीं पे और वहीं पे दूसरा इन्होंने एक और ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जो नलीफाई नहीं कर पाएगा हर बार उनको अनरीजनेबल बताकर, कि जस्ट अनरीजनेबल बता दो और वो नलीफाई हो जाएंगे। वहीं पे जो इनके एंटागोनिस्टिंग है, मतलब जो इसके अगेंस्ट में है, वो ये कह रहे हैं कि इट इज अ जुडिशियल ओवरहोल प्लान एंड इट हैज बस्टेड द मिथ दैट इजराइल डेमोक्रेटिक ऑर्डर वुड बी प्रोटेक्टेड रेस्पेक्ट ऑफ इट्स ब्रूटल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि जो फार राइट्स हैं वो चाहते हैं कि Israel turn Israel into an authoritarian theocracy with few checks and balances at home and unbridled expansion into occupied land। ठीक है ना, तो एक तरह से वो ऑथोरिटेरियन थियोक्रेसी में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, ठीक है ना। और उनका ये भी कहना है कि इट हैज पुश दिस पुश हैज आल्सो एक्सपोज्ड इजराइल्स फॉल्टीनेस प्लंजिंग इट इनटू बिगेस्ट क्राइसिस में उसको धकेलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो 26 का लीड आर्टिकल था दैट इज ऑन द रिसेंट bill passed by the राजस्थान गवर्नमेंट और रिगार्डिंग द गिग वर्कर्स एंड सोशल सिक्योरिटी, जो उनके लिए बिल पास किया गया था गिग वर्कर्स के लिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स के लिए उसके रिगार्डिंग है। ऑथर ने यहाँ पे गिग इकोनॉमी को जो है वो बताया कि गिग इकोनॉमी इज इनफैक्ट नथिंग मोर देन ए माइन्यूट कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्क वेयर एम्प्लॉयर एस्केप्स फ्रॉम ऑल रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग द इमीडिएट टास्क एट हैंड एंड अरेंजिंग अ पेक्यूलियर पेमेंट फॉर इट। तो एक कहीं ना कहीं से ये कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन वर्कर का ही एक फॉर्म है, और ये उसका भी एक तरह से नीचे वाला लेवल है, क्योंकि इसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप कर जाता है एम्प्लॉयर अपनी। तो जरूरत क्या थी इस तरह का लॉ लाने की, या इस तरह का जो भी ये बिल आया उसकी, तो उसने यहाँ पे कुछ रीजंस या बताए हैं जिनकी वजह जिनके लिए ये जरूरी था कि ये बिल आया जाए। पहला तो ये है कि कंपनी से अगर बात पूछो तो कंपनी कहती है कि उनके बीच एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो है नहीं, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो वी आर एज ए पार्टनर, वी आर नॉट वर्किंग एज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, वी आर वर्किंग एज ए पार्टनर। लेकिन अगर रियल सेंस में देखें तो पार्टनरशिप कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो ना तो इक्वल है और ना ही वहां पे उनको उनका जो ट्रू शेयर है वो दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप जो है वो ट्रू पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा ये है, तीसरा ये बताया कि ड्राइंग इंस्पिरेशन पावर फ्रॉम आर्किटेक्चर लीगल रेजिम ऑफ द मार्केट फंडामेंटल कंपनीज हैव रजिस्टर्ड टेकन मोस्ट बेसिक रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिग्निटी एंड फेयर वेजिंग कंडीशन वर्किंग कंडीशन। तो जो मोस्ट बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है एम्प्लॉयर की डिग्निटी प्रोवाइड करना और फेयर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना वर्कर्स को, उससे भी कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं। तो इसी वजह से एक जरूरी था। नेक्स्ट है कि जो अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का नेचर देखेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्क का नेचर देखेंगे, तो दैट लीव्स ऑल द गिग वर्कर्स एट द मर्जी ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो सारा के सारे डिसीजन मेकिंग, सारे के सारे पावर जो है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है, ठीक है ना। वो चाहे तो रूल्स अपने हिसाब से बनाता है, वो चाहे तो उनके जो आईडीज है या उनके जो प्लेटफॉर्म्स पे जो उन्होंने अपने ऐप से जुड़े हुए हैं उसको वो कहीं ना कहीं बंद कर सकता है, उनकी उसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। फिर ये है इवन द फ्यू यूनियन दैट हैव बीन फॉर्म्ड आर अनइक्वल टू टेक ऑन दीज एम्प्लॉयर्स फॉर एनी काइंड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। यहाँ पे कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है देखने को नहीं मिलती है इन एम्प्लॉयर्स के साथ में। तो देयर इज नीड फॉर द स्टेट टू सपोर्ट गिग वर्कर्स थ्रू लॉ बट द न्यू लिबरल स्टेट हैज शोन नाइदर द एपेटाइट नॉर क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो। तो जो न्यू लिबरल स्टेट है वहाँ पे ना तो ही ऐसी उनको उनकी तरफ से कोई एफर्ट दिखा है, ना ही उन्होंने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, इनोवेटिव कोई वे निकाला है कि भाई जिससे जो है उनको सपोर्ट मिल सके सोशल सिक्योरिटी प्राइवेट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बिल पास किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे एक हमाल मॉडल का जिक्र किया है जिसको जिसकी यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस लिया जब ये बिल जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे हमाल से आप समझिए हमाल क्या होते थे, हमाल वर द पीपल हु कैरिड सैक्स ऑन देयर हेड और शोल्डर्स। और ये महाराष्ट्र में बेसिकली जो वहाँ पर है ये यूज होता था सिस्टम, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये यूज किया गया है। वहाँ पे क्या होता है जो जो पर सेक जो है उसको कुछ ना कुछ लेवाई होती थी फी, और वो एक फंड में डाल दी जाती है, उससे बाकी जो वर्कर्स थे इस फील्ड से रिलेटेड जो हमारे से उनके वेलफेयर और बाकी नीड्स को जो है फुलफिल करने में हेल्प होती थी। तो यहाँ पे जो पीस रेट वेज की जो हमने कल बात की थी, ये क्या था, ये यह था कि हर ट्रांजेक्शन पे कुछ परसेंटेज जो है चार्ज किया जाएगा और वो जो है वो एक फंड में जमा कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोविजन लिया गया ये हमारे सिस्टम से ऑथर ने लिया हुआ बताया गया है, ठीक है ना। क्या क्या
इससे फायदा होने वाला एक तो यही है कि इट विल एनेबल फेयर वर्क एंड सिक्योरिटी, और अनडाउटेडली लो तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है इन टर्म्स ऑफ फेयर वेज वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी के टच में। दूसरा, जो बोर्ड और वर्कर है उन दोनों के पास ही जो डाटा और ट्रांजेक्शन उनकी एक्सेस रहेंगी, तो इससे क्या होगा, क्योंकि डाटा रहेगा आपके पास तो आप अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग आवाज उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ये ऑथर बता रहे हैं इससे। दूसरा, कैन बी द बेसिस फॉर मोर प्रोग्रेसिव लॉज फॉर गिग वर्कर्स, क्योंकि लॉ अब आ चुका है, एक बेस बन चुका है, तो अब आप और प्रोग्रेसिव लॉ बना सकते हैं। न्यू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर बोर्ड कैन बी फॉर्म फॉर स्पेसिफिक राइट्स एंड स्कीम्स फॉर वर्कर्स ऑफ दैट सेक्टर, तो इस सेक्टर के लिए और जो है लो आप बना सकते हैं। इस तरह की और स्कीम्स जो है उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए स्कीम्स भी बनाई जा सकती हैं। दिस शुड सर्व एज एन inspiration that fair and creative work is intrinsic to human nature and machines can not only be put to use for people but also by people as long as democratic principles of justice and equality are an integral part of decision making। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर करेगा कि एक फेयर और क्रिएटिव वर्क जो है वो इंक्लूड किया जाए, उसको जो एम्प्लॉयमेंट है या जो वर्क सेक्टर है उसका एक पार्ट ही बनाया जाए, ठीक है ना। मूविंग अवे फ्रॉम मेक टेक डिस्पोज मॉडल, तो ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि जो हम अब तक मॉडल यूज कर रहे थे टेक मेक डिस्पोज का, उससे हमें कहीं ना कहीं स्विच होने की जरूरत है रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल मॉडल पे। और इसके लिए जो इंडिया के एफर्ट्स हैं, क्योंकि अभी G20 फॉर्म की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और इंडिया ने जो है प्रायोरिटाइज किया है रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी को अपने G20 के एजेंडा में, ठीक है ना। 4 प्रायोरिटी एरियाज को एम्ब्रेस किया गया है इसमें। कौन कौन से सर्कुलर इकोनॉमी को मतलब प्रमोट करने के लिए? एक तो है सर्कुलरिटी इन स्टील सेक्टर, दूसरा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा है सर्कुलर बायो इकोनॉमी, और चौथा है इसमें सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉलिशन, ठीक है ना। तो चारों को एक बार थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओथर ने जो बताया। तो सर्कुलर स्टील सेक्टर में तो ओथर ने ये बताया कि स्टील सेक्टर का कितना क्रूशियल रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो ये तो सभी को पता है। और इसीलिए जो है हमें जरूरत है कि जो यूटिलाइजेशन हो वो स्टील का वो बहुत एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। और अगर ग्लोबली देखें तो 7% एनर्जी सेक्टर के जो एमिशन है वो स्टील सेक्टर के प्रोडक्शन से जो है वो होते हैं। और फिर जो अगर हम स्टील सेक्टर में वही ले आएंगे, मतलब वही रिसाइकलिंग लाएंगे, सर्कुलर स्टील सेक्टर हम लाएंगे, तो ये इससे क्या होगा, इससे जो स्टील सेक्टर के एमिशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद ईपीआर की बात की ऑथर ने। ईपीआर होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी मॉडल, यानी कि इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर उसकी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ प्रोड्यूस करने तक ही नहीं है, उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है और जो बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनका डिस्पोजल भी जो है प्रोड्यूसर की रिस्पांसिबिलिटी है। तो उसने ये कहा है कि जो डिफरेंट कंट्रीज है उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ईपीआर मॉडल्स वो यूज करें, तो जो G20 मेंबर कंट्रीज है उनको एक साथ आना चाहिए, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है ईपीआर की उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, और जो ट्रांजिशन है सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ उसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। रिसाइकलिंग ए बायोइकोनॉमिक एंड बायोफ्यूल्स, बायोइकोनॉमिक बायोफ्यूल्स की अगर बात करते हैं तो ऑथर यही कह रहा है कि हमें सर्कुलर बायोइकोनॉमी की अप्रोच की जरूरत है, जिससे क्या होगा, जो वर्जिन रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी नीड कहीं ना कहीं कम होगी, और एक इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो सकता है। कुछ स्कीम्स का जिक्र जरूर किया है होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन योजना। ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट टू सेट अप सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिससे जो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है वो वेस्ट फीड स्टॉक और जैसे कि क्रॉप रेजिड्यू और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उनसे किया जाता है, ठीक है ना, जिनकी अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते थे उनमें जो है हम फूड प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, जिससे क्या होता था, फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत हाई हो जाती है, उनके कॉस्ट होते थे, और फूड प्रोडक्ट्स की जो वो थी उसको कहीं ना डिमांड और सप्लाई को वो अफेक्ट करता था। तो इसलिए हम 2G बायोफ्यूल्स की तरफ हुए, जो क्या करते हैं, जो यूज करते हैं जो फीड स्टॉक है, क्रॉप रेजिड्यू है और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उनसे एथेनॉल और बायोफ्यूल जनरेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने स्कीम यूज की है, दैट इज गोवर्धन स्कीम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इट इज यूज टू कन्वर्ट कैटल डंग एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू कंपोस्ट बायोगैस एंड बायोफ्यूल टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस पोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, आपके पास कंपोस्ट बने तो फर्टिलाइजर की डिमांड आपकी घटेगी, और बायोगैस और जो बायोफ्यूल से जनरेट होता है उससे आपको जो पोल्यूशन होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उनके फ्यूल्स के यूज से वो कहीं ना कहीं घटने को देखने को उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। सतत स्कीम का भी यहाँ पे मेंशन किया, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। 2018 में स्कीम लॉन्च हुई थी, और इट इज to promote the use of compressed biogas as an alternative in transport and fuel, aided the bioenergy sector by creating the development of infrastructure for production, storage and distribution of CBG। Alternative transportation को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बेसिकली लाई थी। इंडस्ट्री कोलिशन के लिए होता ये कह रहा है कि जो एडवांसिंग रिसोर्सेज एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी की जो हम बात करें उसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज को एक साथ आने की जरूरत है। मोबिलाइज डी एडवांस सॉरी एनहांस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन
build advanced capabilities across sectors, mobilize these finance and facilitate a proactive private sector engagement. इन सब की जरूरत है इंडस्ट्री कोलिशन में। ये सारे ही जो पॉइंट्स है वो ऑथर ने मेंशन किए हैं। और रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी इमर्ज एज अ की सॉल्यूशन इन कलेक्टिव एफर्ट्स इन टैकलिंग ट्रिपल प्लैनेटरी चैलेंजेस। तो ये जो है डिमांड है प्रेजेंट टाइम की। चाइल्ड लॉ एंड कंसेंसुअल सेक्स के रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे बात किया है। लास्ट 1 मंथ में उतने साइट किया कि 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने आइदर क्वेश्ड एफआईआर एंड पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीजर और एक्यूटेड एक्यूज पर्सन अंडर पोक्सो एक्ट 2012। ठीक है ना। और एक हाई कोर्ट वन हाई कोर्ट हैज रिलीज द एक्यूट ऑन बेल ऑन द ग्राउंड दैट द एक्यूट हैड विक्टिम एट कंसेंसुअल सेक्स। तो केवल इसी ग्राउंड पे जो है रिलीज कर दिया कि उनके बीच कंसेंसुअल सेक्स हुआ था। तो एज को ध्यान में नहीं रखा है। ऑथर ये कहना चाहता है कि कंसेंट, आप कह रहे हो कि कंसेंसुअल सेक्स तो है, लेकिन क्या कंसेंट जो माइनर है उसकी वैल्यू रखती है या नहीं? क्योंकि अगर पोक्सो एक्ट को हम देखें तो पोक्सो एक्ट में जो चाइल्ड है उसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम एज का है तो वो जो है चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो क्या चाइल्ड की कंसेंट जो है वो वैल्यू रखती है या नहीं? तो इट इज टू सेफगार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंसेंट व्हिच वुड इवन बी अनइक्वल एंड वॉलंटरी। ठीक है ना। तो जो मेन एम है जो एक्ट का था वो ये था कि इट इज टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। अगर वो चाइल्ड है तो इट डजेंट मैटर कि उसने कंसेंट दिया है नहीं दिया है। ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि आप एक चाहे तो एनालॉगी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि SC/ST प्रिवेंशन एक्ट 1980 का था उससे। वहां पे क्या था? देयर आर सर्टेन प्रोहिबिटेड एक्ट्स आर कमिटेड विद द नॉलेज ऑफ कास्ट ऑफ द विक्टिम, इंटेंशन डज नॉट हैव टू बी प्रूव्ड सेपरेटली। वहां पे इंटेंशन की आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के ही प्रोविजंस को जो है वो यहाँ पे भी लेना चाहिए कि जो चिल्ड्रन है उनको एक सेपरेट और वल्नरेबल कैटेगरी ट्रीट करते हुए कंसेंट को जो है वैल्यू नहीं देनी चाहिए अगर एक्यूज को ये नॉलेज थी और इंटेंशन था कि भाई विक्टिम जो है वो एक चाइल्ड है। तो इस तरह के प्रोविजन आपको लाने चाहिए। ठीक ना। ऑथर ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कहे कि इस तरीके से अगर आप कंसेंट की एज को घटाएंगे तो फिर जो एक तरह से जो ऑलरेडी पहले से ही आईपीसी में सेक्शन 90 में जो ऑलरेडी एज दी हुई है तो इस तरीके से तो वहीं पे पहुंच जाएंगे हम। तो फिर एज को कंसेंट की एज को डालने का जो वो था एम था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसने ये भी कहा है कि एज जो कंसेंट है वो रिड्यूस करना पार्लियामेंट के जुडिक्शन में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है स्टेप इन करना चाहिए तो क्विकली रिजोल्व द गैप बिटवीन द लेट डाउन लॉ अंडरस्टूड बाय द इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय द हाई कोर्ट। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो कुछ और समझती हैं और जो हाई कोर्ट के डिसीजन में निकल के आ रहा है वो कुछ और है। क्योंकि अगर अंडर 18 एज के अगेंस्ट कोई भी चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी, फिर लॉ में ये प्रोविजन है। लेकिन जो हाई कोर्ट की या कोर्ट्स की जो वो है डिसीजंस है वो कुछ अलग ही उसमें ये है कि आप एक्यूज को जो है वो रिलीज कर दे रहे हो या एफआईआर को आप क्वेश कर दे रहे हो। ठीक है ना। दिस एक्वायर्स इंपॉर्टेंस इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में इट हेल्ड दैट इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द माइनर वाइफ इज रेप। वहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि अगर आप आपकी वाइफ माइनर है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो भी रेप की कैटेगरी में दिया जाएगा। तो इतना तक सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ है ये एक जरूर है कि हिमाचल फ्लड मैन मेड डिजास्टर था या फिर ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ऑथर ने 3-4 क्वेश्चंस का जवाब दिया। पहला तो ये कि क्या जो ये अनप्रेसिडेंटेड रेन और जो फ्लड्स देखने को मिल रही है क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है या उसमें कोई इसके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं। दूसरा, क्या डेवलपमेंट मॉडल को रीलुक देने की जरूरत है। और लास्ट ये है कि जो चेंजेस हुए हैं डैम्स को बनाने के तरीके में या जो शिफ्ट हुआ है क्रॉप पैटर्न्स में, टूरिज्म के लिए रश हुआ है, क्या उसने प्रॉब्लम्स के लिए और एडिशन किया है। ठीक है ना। और उनको किस तरीके से चेंज करने की जरूरत है। तो ऑथर सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नहीं है इसमें इफेक्ट, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर रिजल्टिंग फ्रॉम प्लांट डेवलपमेंट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉजिंग सच कोलोसल लॉसेस। आईपीसी की रिपोर्ट को यहाँ पे साइट किया कि उन्होंने क्लियरली बताया था कि हिमालयाज और कोस्टल रीजन जो है इंडिया के वो विल बी द हार्डेस्ट हिट बाय द क्लाइमेट चेंज। और इस बार की जो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स और जो रेनफॉल देखने को प्रेसिपिटेशन देखने को मिला उसके रीजन ऑथर ने भी वही बताया है जो पिछले 3-4 दिन से न्यूज में रहे हैं। वो है एक तो साउथ वेस्ट मानसून का इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट जो साउथ वेस्ट मानसून का और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का, क्योंकि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज भी बढ़े हैं। ठीक है ना। तो उस वजह से जो है रेनफॉल जो है वो एक्सेस में देखने को मिला है। स्टेट डेवलपमेंट मॉडल की बात की है उन्होंने कि जो प्रीवियस मॉडल था वो था डीआर परमार मॉडल जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉलो करी थी। और वो फोकस किस पे करता है? एग्जाम्पली ग्रांट रिफॉर्म्स पे, रोबस्ट स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट, सोशल वेलफेयर पे, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन जो प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल है जो आफ्टर लिबरलाइजेशन आया है उसने काफी कुछ चेंज कर दिया। और दूसरा जो यूनियन गवर्नमेंट की डिमांड है ईस्ट इंडिया फिजिकल रिफॉर्म्स की। ठीक है ना। कि
सेल्फ सफिशिएंट बनिए रिसोर्सेज में और फिजिकल मैनेजमेंट कीजिए, उससे भी कहीं ना कहीं जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। और इस वजह से क्या हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा है, फॉरेस्ट है उनका भी एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा है, वाटर है उसका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा है, टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ाने के लिए जो है चेंजेस करने पड़े हैं, सीमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चेंजेस करने पड़ते हैं। और ये मेजर फोकस बन गया डेवलपमेंट के, ये एरियाज जो ट्रेडिशनल एरियाज थे उनको छोड़ के हम इन एरियाज की तरफ जो स्टेट्स हैं उसने जोर देना शुरू किया है। हाइड्रो क्या क्या चीजें जो ये सेक्टर से कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा है, उसके लिए सबसे पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो है बताया कि मेन रीजन जो है डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स का रीजन में वो सबसे पहला क्या बताया उसने, अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच हैव एसेंशियली ट्रांसफॉर्म माउंटेन रिवर्स इनटू मियर स्ट्रीम्स। सिर्फ नदियां जो है वो माउंटेन रिवर्स ना रह के मियर स्ट्रीम्स में तब्दील हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है उनका फ्लो अगर आप अफेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अफेक्ट आपको उसके इम्पैक्ट देखने के तो मिलेंगे। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड कर दी जाती है रन ऑफ द रिवर, वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि इट हैज डाइवर्ट द वाटर थ्रू टनल्स बरोड इनटू माउंटेन्स एंड द एक्सकेवेटेड मटेरियल मक इज ऑफन डिस्पोज ऑफ अलोंग द रिवर बेड। उसको ऐसे ही डिस्पोज ऑफ भी उसका ठीक नहीं किया जाता है, मक को जो है टनल्स के अंदर भर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी एक्सेसिव रेल होती है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ऑथर ने बात की है कि अभी जो है प्रेजेंट में 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशन में 2030 तक इनकी संख्या 1088 तक बढ़ने की है। तो कहीं ना कहीं कंसर्न रेज कर रहा है कि जो उनकी जो डिजास्टर्स हैं आने वाले फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से सर देख लो मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, तो वो कहीं ना कहीं जरूर ही डेंजरस साइन है। टूरिज्म को ये बताया कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपको रोड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो है वहाँ का जो लैंडस्केप है उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनली माउंटेनियस रीजन आर नॉट कट विद वर्टिकल स्लिट्स बट आर टेरेस्ड मिनिमाइजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट। अगर हम मॉडर्न अप्रोच देखें तो माउंटेन्स हैव बीन कट वर्टिकली लीडिंग टू मैसिव लैंडस्लाइड्स एंड डैमेज टू एग्जिस्टिंग रोड। तो अभी जो प्रेजेंट में रोड और ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था उसके लिए पहले ट्रेडिशनली माउंटेन्स को वर्टिकल कट नहीं किया जाता, लेकिन आप जो देखने को मिले कि वर्टिकल ही कट करते हैं, जिससे जो है चांसेज और बढ़ जाते हैं डिवास्टेशन के, ठीक है ना। सीमेंट प्लांट्स को बताया कि वो नेचुरल लैंडस्केप को ऑल्टर करते हैं, वेजिटेशन को रिमूव करने से क्या होगा, जो कैपेसिटी है वाटर रिटेंशन की वो कहीं ना कहीं घटती है, और उससे जो है फ्लड्स और जो ये लैंड स्लिप्स हैं या लैंड स्लाइड है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्रॉप पैटर्न में चेंज को बताया कि अब ज्यादातर फार्मर जो है वो सीरियल फार्मिंग को छोड़ के कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि कैश क्रॉप जो है वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन उसका जरूरी है कि जल्दी और टाइमली हो, और उसके लिए आपको रोड्स बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिससे वही है फिर से आपको जो है वो कहीं न कहीं लैंडस्केप में चेंज देखने को मिलेगा। वे आउट बताया कि क्या ज़रूरत है, तो कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एस्टेब्लिश कीजिए, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को आप एक साथ लाइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क फेलियर को ही नहीं, साथ ही साथ जो पेक्युलियर एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उनको भी आप डिस्कस साथ में कीजिए। दूसरा उत्तर बताया कि न्यू आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज ओवर दियर एसेट्स। उनको एम्पावर करने की जरूरत है, उनको इंश्योर करने की जरूरत है, इंश्योरेंस कीजिए उनके एसेट्स का, जो लोकल कम्युनिटी है, ताकि उनका जो लॉस है उसको आप कंपनसेट कर सकें। एडिकेट चेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में लाने की जरूरत है, ताकि डिजास्टर जो है उनको अवॉइड किया जा सके, अवॉइड मीन्स कंट्रोल किया जा सकते या उनको मिनिमाइज किया जा सके या रोका जा सके, ठीक है। फुल रिजर्व बैंकिंग की बात की है। फुल रिजर्व बैंकिंग दो तीन डेफिनेशन इसमें जो ध्यान रखना है। फुल रिजर्व बैंकिंग ऐसा सिस्टम ऑफ बैंकिंग होता है वेयर बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड आउट मनी दैट दे रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं कस्टमर्स कैन विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक एट एनी पॉइंट इन टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो इसके लिए कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है और कभी भी इनको कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका कैश पड़ा है बैंक में वो या चेक है वो, ये सारे ही आपके डिमांड डिपॉजिट है। वहीं दूसरे होते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट आर डिपॉजिट दैट कस्टमर्स कैन विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक ओनली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज एग्रीड अपॉन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तो टाइम डिपॉजिट, तो जो रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो बैंक के पास वॉल्ट में लोन कैश पड़ा है उसको वो जो है लोन में नहीं दे सकते, सिर्फ जो टाइम डिपॉजिट्स है उनको ही लोन में दे सकते हैं। तो दोनों ही तरह के हैं। इसमें अपोनेंट्स ने उसको ये बताया कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे, और जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि भाई इसके फायदे क्या होंगे। तो जो अपोनेंट्स है वो तो ये कह रहे हैं सिंपली कि भाई इससे जो बैंक की लैंडिंग पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और बैंकिंग सिस्टम जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। वहीं पे जो इसके सपोर्टर्स हैं फुल रिजर्व बैंकिंग, वो ये कह रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो मनी सप्लाई पे इन्फ्लुएंस रहता है बैंक्स का वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, ठीक है ना। और क्योंकि इट विल प्रिवेंट आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बूम्स एंड बस्ट दैट आर सेड टू बी द कंसिक्वेंस ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। तो वो कहीं ना कहीं रुक सकता है और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो कल के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। तो इसमें चार स्टेटमेंट्स आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से टू है। पहला था द बिल प्रपोजेज अ वेलफेयर बोर्ड कंप्राइजिंग स्टेट ऑफिस। तो एक बार इसका आंसर देते हैं। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स थे। पहला स्टेटमेंट था द बिल प्रपोजेज वेलफेयर बोर्ड कंप्राइजिंग स्टेट ऑफिशियल्स
3 रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये यहाँ पे गलत है, ईच फ्रॉम गिग वर्कर्स एग्रीगेटर, क्योंकि 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच फ्रॉम गिग वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स में मेंशन किया था। 2 एमिनेंट मेंबर्स हैविंग एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। 2 मेंबर्स फ्रॉम सिविक सोसाइटी जो है वो बात की गई थी, ठीक है ना। द बिल अप्लाई टू डिजिटल इंटरमीडिएट कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, बिल्कुल ठीक है। एंड ऑल द एम्प्लॉयर्स एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, तो ऑल एम्प्लॉयर्स की बात नहीं थी, सिर्फ प्राइमरी एम्प्लॉयर्स की बात हुई थी, और वो भी विच आर एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई थी, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा स्टेटमेंट है द स्टेट विल क्रिएट सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फंड, बिल्कुल ठीक है। हैविंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल वर्कर्स, स्टेट एड्स, अदर सोर्सेज एंड वेलफेयर से, तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। अ कट फ्रॉम ईच ट्रांजेक्शन विच इज टू बी पेड बाय द वर्कर्स एंड एग्रीगेटर प्रोपोर्शनली, तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेटर जो है इसमें वेलफेयर से इसमें वो करेंगे पार्टिसिपेट, वर्कर्स का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहने वाला है, जो वेलफेयर सेस बनेगा उसमें, ठीक है ना। वैसे इंडिविजुअली वर्कर्स का जो है उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, तो इसलिए ये गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट इज द रेट ऑफ वेलफेयर सेस विल बी इन द रेंज ऑफ 1 to 3%, तो ये 1 to 3% नहीं थी, मिनिमम 1% रहेगा और मैक्सिमम जो है वो 2% रहेगा, तो 1 to 2% की रेंज बताई गई है। और वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड एग्रीगेटर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अमाउंट ईच मंथ, तो ये बिल्कुल सही है कि ईच मंथ जो है अप टू फिफ्थ 5वें दिन तक जो है मंथ के उसमें जो है उनको वो सबमिट कर देनी है अमाउंट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आसियान कंट्रीज बॉर्डरिंग द साउथ चाइना सी आर पार्ट टू साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, तो इनमें से बताना है कि कौन कौन सी आसियान कंट्री जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का वो पार्ट है, तो इसमें थाईलैंड, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस आपको कंट्री दी है, लेकिन साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का कौन कौन सी पार्ट है, तो इसमें ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो एक तो इसमें आपका है इंडोनेशिया है, और फिलीपींस है, और मलेशिया है, तो ये 3 कंट्री ही इसमें पार्ट है, थाईलैंड और ब्रूनेई जो है वो पार्ट नहीं है, तो ये इसमें फर्स्ट पेयर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं वोकेबुलरी सेक्शन को देखते हैं, तो फर्स्ट वर्ड इज अबोरेंट, तो अबोरेंट का मतलब होता है घृणास्पद, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज कविएट, कविएट एक प्रकार की वार्निंग होती है, चेतावनी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी चीज को करने से रोकने के लिए जब कोई चेतावनी दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं कैविएट। यूफोरिया, यूफोरिया आप बोलते हैं उल्लास उन्माद, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है हैप्पीनेस की, ठीक है ना, इसको आप बोल सकते हैं उल्लास उन्माद। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यून, ह्यून का मतलब है किसी तराशने को भी एक तरह से ह्यून बोलते हैं, टू कट विद अ शार्प टूल। हुलाबालू, हुलाबालू का मतलब होता है वही कि जोर जोर से चिल्लाना, शाउट करना या नॉइज क्रिएट करना, ठीक है ना, शोरगुल को हम हुलाबालू बोल सकते हैं। थ्रोंग, थ्रोंग मतलब टू मूव इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना, भीड़ इकट्ठी हो जाने को हम बोलते हैं थ्रोंग। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट का मतलब किसी चीज को जटिल बना देना, मतलब समझ ही ना पाओ उसको, इस तरीके से उसको बोला है, उलझाना बोल सकते हैं, ठीक है ना, किसी चीज को उलझा देना। ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट मतलब टू अरेंज समथिंग केयरफुली एंड समटाइम अनफेयरली सो एज टू अचीव वांटेड रिजल्ट, ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज करना कि आपके जो इंटेंडेड रिजल्ट है वो आप अचीव कर सके, दैट इज ऑर्केस्ट्रेट, ठीक है। इडियम फ्रेज देख लेते हैं, फिजल आउट का मतलब होता है टू एंड इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे, किसी चीज के एकदम से बहुत डिसअपॉइंटिंग वे में खत्म हो जाने को बोलते हैं फिजल आउट। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स का मतलब ये होता है कि जो कोई चीज किस तरीके से होगी उसके प्रति जो मेजर इनिशिएटिव या डिसीजन लेने हैं उसको हम बोलते हैं कॉल द शॉट्स। वर्ड ऑफ द डे में इनवीडियस, इनवीडियस का मतलब होता है वन कंटेंट इम्प्लाइंग और शोइंग अ लाइट प्रेजुडिस, थोड़ा सा मतलब प्रेजुडिस देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं इनवीडियस। तो सिनोनिम्स ऑब्वियसली पता है, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, जॉन्डिस्ड हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। वहीं एंटोनिम्स फेवरेबल होगा, फेयर होगा, जस्ट, इक्विटेबल होगा। नेक्स्ट वर्ड इज डिलिटांटे, डिलिटांटे मतलब होता है शोइंग फ्रिवलेस और सुपरफिशियल इंटरेस्ट, मतलब नॉलेज तो ऐसे दिखेगा उसको काफी नॉलेज है लेकिन इंटरेस्ट उसका सुपरफिशियल है, तो सिनोनिम्स डेबलर हो सकते हैं, एमेच्योरिस, नौसिखिया बोल सकते हैं, इनएक्सपीरियंस। वहीं एंटोनिम्स देखें तो एडप्ट, स्किल्ड, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट को हम बोलते हैं, ये डिलिटांटे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं आज के, तो पहला है पोक्सो एक्ट से रिलेटेड है, स्टेटमेंट दिया आपको पोक्सो एक्ट से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट वाज एनेक्टेड इन 2012 टू प्रोवाइड अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ sexual assault, sexual harassment and pornography while safeguarding the interest of child at every stage of the judicial process. Second statement है the POCSO Act is a gender neutral act. Any person below the age of 18 years is of defined as child under POCSO Act. तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन, नो टू, बोथ वन एंड टू। तो इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, इनके आंसर हम अपने अगले दिन के डिस्कशन में बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिया है। पहला ये है एससीओ वाज बिल्ट ऑन शंघाई 5 ग्रुपिंग ऑफ रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सेकंड स्टेटमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ परमानेंट मेंबर्स ऑफ एससीओ सिंस 2017। थर्ड स्टेटमेंट इंडिया हैज नेवर चेयर्ड द एससीओ समिट बिफोर 2023। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन, टू एंड थ्री। तो दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इनका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो होप आपको ये डिस्कशन और ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा, आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो हम इसमें और कुछ भी ऐड कर सके।
सो थैंक यू।